अमेरिका ईरान तनाव अभी बाकी है टकराव। जी हां, देखिए ईरान को लेकर अब अमेरिका राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है। अमेरिकी सीनेट ने 50 से 48 वोटों से एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग की गई है। अब खास बात यह है कि इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी अपनी ही पार्टी की लाइन से अलग जाकर मतदान किया है। दरअसल 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों ने किसी राष्ट्रपति से युद्ध जैसी कार्रवाई समाप्त करने की मांग की है। हालांकि व्हाइट हाउस का यह कहना है कि इस प्रस्ताव का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है और अमेरिकी सैन्य अभियान पहले ही समाप्त हो चुका है। इसी समय अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के दौरे पर है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत के साथ उनकी बैठकों का मुख्य उद्देश्य अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर पैदा हुई चिंताओं को कम करना बताया जा रहा है। अब इन देशों को आशंका है यदि नया समझौता होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का प्रभाव और बढ़ सकता है। साथ ही ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर भी कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत केवल परमाणु या सुरक्षा विषय तक सीमित नहीं दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार ईरान के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 300 अरब डॉलर के संभावित आर्थिक पैकेज पर भी चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि इसमें खाड़ी देशों से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिका के भीतर ईरान नीति को लेकर राजनीतिक मतभेद गहराते जा रहे हैं? क्या ट्रंप प्रशासन की पश्चिम एशिया रणनीति को अपनी ही पार्टी के भीतर चुनौती मिल रही है? और क्या ईरान के साथ संभावित समझौता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकता है? तो आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। तमाम सवाल जवाब होंगे, आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा और चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ है। परिचय आपसे कराऊंगी। तो 300 अरब डॉलर का नया वैश्विक दाव यहां पर रखा गया है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने ईरान जंग के खिलाफ प्रस्ताव को पास कर दिया है। 50 से 48 वोटों से मंजूर हुए इस प्रस्ताव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कहा गया है। इससे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों ने किसी राष्ट्रपति से युद्ध जैसी कार्रवाई खत्म करने की मांग की है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेहरान में भारतीय दूतावास की नई एडवाइजरी जारी की गई है। ईरान यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। बड़ी खबर है, ईरान में मौजूद भारतीयों को सतर्क रहने को कहा गया है। बड़ी खबर लगातार आप तक। तेहरान में भारतीय दूतावास की नई एडवाइजरी जारी की गई है। ईरान यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। भारतीय को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। ईरान में मौजूद भारतीयों को सतर्क रहने को कहा गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। तेहरान में भारतीय दूतावास की नई एडवाइजरी जारी। और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे करा देती हूं। रक्षा विशेषज्ञ कमांडर भूषण दीवान सर है। सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगी सुदर्शन न्यूज में आपका। मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार आर लक्ष्मी नारायण राव जी है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगी सुदर्शन न्यूज में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत भूषण दीवान सर आपके ही साथ करूंगी। दीवान सर, जो प्रस्ताव पास हुआ है, इस प्रस्ताव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लग रहा है आने वाले समय में जिस तरीके से किसी राष्ट्रपति को इस जंग को खत्म करने के लिए कहा गया है, ये कितनी बड़ी बात है? और जो प्रस्ताव पास किया गया, ये आने वाले समय में किस दिशा में जा सकता है? दीवान सर। धन्यवाद शिवांगी जी। जय हिंद आपको, मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। ये पिछले महीने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी इसको ट्रंप की बात को नकारा था, जो आपने भी बताया, और उसके अंदर भी 4 रिपब्लिकन्स थे जो ट्रंप के अगेंस्ट इन्होंने वोट किया। अभी भी ऐसे ही है, 4 रिपब्लिकन से
दूसरे ऑफ कोर्स ये तो सेनेट के हैं, अपर हाउस के हैं। सेनेट आपको पता है जैसे हमारे राज्यसभा है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जैसे हमारा इंडिया में लोकसभा है, स्ट्रेंथ उनकी 4-5 गुना, 3-4 गुना, 5 गुना ज्यादा होती है सेनेट से ज्यादा कांग्रेस की। अभी मैं आपको बता दूं, ये क्लियर कट मैसेज है कि ट्रम्प साहब आप युद्ध रोकें। पर मैं आपको बता दूं, ट्रम्प के पास पावर है क्या इसको वीटो कर दे, मतलब इसको ना माने और वीटो कर दे। इस प्रस्ताव को वीटो करने की प्रेसिडेंशियल की पावर्स है, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम में प्रेसिडेंट सुप्रीम अथॉरिटी होती है। क्यों? प्रिंसिपल ये होता है कि फ्रीडम दो, 4 साल के बाद इसका लेखा जोखा दिया जाएगा, तब देखी जाएगी। और पर इसमें क्या है कि वीटो तो कर पाएंगे, पर अगर इनको और पैसे चाहिए तो वो लोकसभा मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ही पास करेगा। वो नहीं पास करे तो आप तो फौज में ऑर्डर दे सकते हैं, कमांडर दीवान वहां तैनात हो जाओ, रावत साहब वहां तैनात हो जाओ, पर पैसे आपको नए आर्मामेंट के लिए, जैसे एपिक फ्यूरी दोबारा चलानी है जो परसों भी कह रहे थे ट्रम्प तबाह कर देंगे आपको, उसके लिए पैसे कांग्रेस नहीं देगी, तो वॉर उनको रोकना ही पड़ेगा। तो जो वॉर उनके पास अभी असला है उतना तो चला लेंगे, उससे ज्यादा लंबा नहीं चला पाएंगे। पर ये मैं बताऊं मोटी बात क्या है, ईरान को पता है कि अमेरिका की ये सिस्टम के अंदर खाने ये दरार है और अमेरिका ट्रम्प की पोजीशन वीक है, इसलिए जो है ये अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि इसलिए सुलह की तरफ, पीस एग्रीमेंट की तरफ चीज बढ़ेगी। अमेरिका के ऊपर तो बंदिश आ गई और ईरान भी चाह रहा है कि हो जाए, तो दुनिया के लिए अच्छी बात है। शिवांगी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लक्ष्मी नारायण सर से समझूंगी। सर देखिए, समझौते की बात तो की जा रही है, लेकिन ट्रंप ने यह भी ईरान से कहा है कि आपको समझौते का पालन करना पड़ेगा। अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करेगा तो एक धमकी ट्रंप की तरफ से दी जा रही है कि फिर से कार्रवाई होगी। तो सर क्या लग रहा है? जैसे दीवान जी ने बताया था कि कांग्रेस का जो अभी जो रेजोल्यूशन हुआ, सेनेट का रेजोल्यूशन कुछ दिन पहले हुआ, अभी सेनेट का जो रेजोल्यूशन है में ट्रंप की हैंड थोड़ा मुश्किल होगी फिर से चालू करने का। दूसरा क्या है कि कांग्रेस के पास एडमिनिस्ट्रेशन गया हुआ है $80 बिलियन के एडिशनल डिफेंस फंडिंग के लिए, जो जितना उनका वेपन्स उन्होंने यूज किया है, मिसाइल्स जो भी ज्यादा, वो खरीदने के लिए वो लोग गए हुए हैं। अभी वो फॉर्मली डिस्कशन चल रहे हैं, फॉर्मली तो बिल नहीं है। यह बिल पास होने के लिए भी उनको कांग्रेस और सेनेट की मदद चाहिए, तो तुरंत यह ऐसा स्टार्ट करने का थोड़ा मुश्किल है ट्रंप के लिए। दूसरा क्या है कि जो इनका अगेंस्ट में जो लोग वोट किया है वो सब मार्जिनल स्टेट्स में, जो अलास्का बोलिए या मैन बोलिए, अभी तो रॉन पॉल तो पहले से ही इनके खिलाफ है, तो मदद नहीं है कांग्रेस में और सेनेट में। और जो भी इनके सामने, जो भी इनके फेवर में वोट दिया, वो भी इसलिए वोट दिया क्योंकि पार्टी एफिलिएशन से। लेकिन अगर फिर वॉर करने के लिए वोटिंग की जरूरत पड़ेगी तो बहुत कम लोग करेंगे। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम है ट्रंप के ऊपर। और बाकी का भी प्रॉब्लम्स है कि जो नेगेटिव प्रेस है और पब्लिक में नेगेटिव ओपिनियन है, तो ये सब करके इसके ऊपर फिर जंग शुरू करने के लिए बहुत कम है। लेकिन टॉक्स थोड़ा अच्छा चला है, माने इज नॉट नेगेटिव। जो जेनेवा से या मिडिल ईस्ट के रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो उतना नेगेटिव नहीं है कि जितना हम पहले थोड़ा डर था कि तो फिर कुछ होगा। अभी इजराइल और लेबनान में भी बीच में भी थोड़ा ये हुआ है। अभी पहली जो पॉलिटिकल लीडरशिप टॉक्स हुए हैं, अभी टेक्निकल टॉक जो है वो चालू हो जाएगा न्यूक्लियर इसके इश्यू में या बाकी इश्यूज में, तो वो थोड़ा कुछ दिन लगेगा उसमें। मेरे हिसाब से जो चालू हुआ है, डे टू डे कैसे करना है, फ्रेमवर्क है, ये सब आखिरी हो गया है। लेकिन ईरान का कुछ रेड लाइन्स है और ईरान भी जानता है कि उसको थोड़ा कुछ ये टास्क में थोड़ा एडवांटेज है, तो कितना कंसेशन देगी और अमेरिका कितना कंटेन इसमें है। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो थोड़ा ठीक है और ये रेजोल्यूशन भी पीस अगर आने के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा।
सर, जिस तरीके से भूषण दीवान सर अभी जो चर्चा चल रही है समझौते को लेकर, अगर बातचीत चल रही है, सर क्या लग रहा है? अभी हम देख रहे थे जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। हालांकि अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पार से हमारा जो टैंकर है, भारत के तेल टैंकर, वो गुजर चुके हैं, तो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसको लेकर कहा जा सकता है। तो एक इसका कितना बड़ा असर, अगर ईरान पर जो बात है, ट्रंप कह रहे हैं कि अगर इन्होंने पालन कर लिया तो बल्ले बल्ले है, और अगर पालन नहीं किया तो फिर कार्रवाई है। तो सर क्या लग रहा है, क्या अभी जो अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी वो थोड़ी सी पटरी पर अभी आ सकती है? दीवान सर। बिल्कुल आ सकती है। उसके छोटे से आसार इसमें दिखते हैं कि आज शेयर मार्केट ने भी जंप किया है। शेयर मार्केट में जंप करने के लिए कई कारण होते हैं, पर यह भी एक मेन कारण है इस टाइम। और ये कब तक रहता है शेयर मार्केट अप एंड डाउन, उससे हम नहीं गिनेंगे, पर ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और मैं आपको एक और लीगल पोजीशन बता दूं आपको, ये कन्फ्लिक्ट है, लीगल कन्फ्लिक्ट है अमेरिका के अंदर कि क्या जो रेजोल्यूशन पास हुआ है लोअर हाउस में, अपर हाउस में, इनकी क्या लीगल वैलिडिटी है, इनको ट्रंप ओवररूल कर सकता है। ये लीगल पोजीशन क्लियर नहीं है। ये 2020 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, सोलेमानी को जब मारा गया था इजराइल और यूएसए ने मिलके, उस टाइम भी हुआ था, पर माना नहीं, अमेरिका ने माना नहीं, ट्रंप ने माना नहीं। तो लीगल पोजीशन इसकी वीक है, ये क्लियर कट प्रूवन नहीं है ये चीज के कितना मजबूत है। पर जैसे राव साहब ने बिल्कुल सही कहा, देखिए इमेज जाता है, एक मैसेज जाता है आवाम को, भाई दोनों लीगल छोड़ती है, आवाम लीगल नहीं देखती है, आवाम देखती है दोनों इनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सारे सीनेटर्स हैं, और ये सब अगेंस्ट है इस चीज के, और फिर भी ट्रंप लड़ते जा रहे हैं। तो ट्रंप के ऊपर प्रेशर आता है और उनकी रेटिंग वैसे ही काफी डाउन है। तो इस हिसाब से उनको ये पीस अकॉर्ड के तरफ आगे जल्दी से बढ़ना पड़ेगा, मजबूती से बढ़ना पड़ेगा। और जो बातें रही हैं पीस अकॉर्ड के अंदर की, क्या ईरान दोबारा हॉर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं जिताएगा अपना, नंबर 1। नंबर 2, न्यूक्लियर अपनी जो मटेरियल है उसके बारे में, ये चीजों भी 60 दिन और है, 55 दिन और है, ये बातें डिसाइड होगी। और मैं तो ये समझ रहा हूं, जहां तक हॉर्मुज़ की कंट्रोल की बात है, शायद एक मल्टीनेशनल टास्क फोर्स बने जो इस 60 दिन वाली एग्रीमेंट जो होती है उसको लागू करवाने में वो काम करे। नहीं तो अगर ईरान भी यही काम दोबारा करता है, स्टेट को बंद करने का, दोबारा टेंशन बढ़ता है, तो दुनिया को भी त्रासदी होती है, महंगाई बढ़ती है, और अमेरिका भी फिर दोबारा से कूद भी सकता है लड़ाई में, लड़ाई बढ़ जाएगी। तो इंप्लीमेंट होने के लिए एक मल्टीनेशनल टास्क फोर्स बने यूएनओ के हवाले से। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, JCPOA जो बना था 2017-18 में, ओबामा ने बनाया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, न्यूक्लियर के बारे, ईरान के न्यूक्लियर कंट्रोल के बारे में। उसमें 5 तो परमानेंट पावर्स थी ही, यूएसए, रशिया, चीन, यूके और फ्रांस। साथ में जर्मनी को भी लिया गया था, मतलब एड ऑन मेंबर को लिया गया था। ऐसे कुछ 8-10 मेंबर्स की अगर बनती पावर फोर्स, मल्टीनेशनल टास्क फोर्स, इंडिया भी उसमें हो सकता है कि शांति बहाल रहे, तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा। और उसके अंदर शायद बात शांति लंबी चले और दुनिया का फायदा हो जाए। बिल्कुल, और शांति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दौर अभी कितने समय से देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। कितनी बार पीएम मोदी ने कई बयान दिए हैं कि आपको संतुलित रहना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण सर, अगर देखें ईरान के साथ जो समझौते की बात कही जा रही है, मैं समझौते पर ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि इससे आने वाला कल डिसाइडेड है। अगर ये समझौता सही में अभी चलता है तो आने वाले देशों की कई बार की अर्थव्यवस्था जो है वो सुरक्षित रह पाएगी। सर, अगर ईरान के साथ संभावित समझौता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को क्या बदल सकता है अभी? बदल तो सकता है, दैट इज द फियर ऑफ गल्फ स्टेट्स का। ये पहले ये कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद ये कभी डेवलपमेंट हुआ है कि ईरान के सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप ने 2 लोगों को, शायद उनका स्पीकर, उन लोगों को भेजा हुआ है ओमान को, और ओमान और ईरान के बीच में टॉक्स अभी चालू है ताकि ओमान और ईरान थोड़ा इसको एक अंडरस्टैंडिंग में आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो कंट्रोल है उसके लिए कुछ डिसीजन ले। और ये जो अभी जो मार्को रूबियो गल्फ में गया हुआ है, पर्टिकुलरली यूएई में, और यूएई से वो गल्फ अदर कंट्रीज में भी जाएंगे, और इनको ये जो कंसर्न है गल्फ स्टेट्स का
कि अगर ये पूरा सैंक्शंस के इसमें कम से कम 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का ईरान का पैसा रुक गया। अभी तुरंत 12 बिलियन डॉलर्स का रिपोर्ट्स के हिसाब से रिलीज हुआ है अमेरिका से, और 12 बिलियन डॉलर्स और भी रिलीज होंगे। तो ये सारा पैसा आने के बाद और अमेरिका से ये थोड़ा होने के बाद जो पावर बैलेंस है गल्फ में, ये थोड़ा इम्बैलेंस होगी, और उसके वजह से गल्फ का बाकी कंट्रीज जिसको ईरान ने ऑलरेडी अटैक किया हुआ है, और उनका जो चिंता है वो दूर करने के लिए शायद ये मार्को रूबियो वहां गया हुआ है। और ये भी आपको याद होगा भारत से डिफेंस सेटअप के लिए वो थोड़ा उत्सुक हैं इसी के कारण। और लेकिन ये जो सर ने बोला था कि दीवान साहब ने कि जो मल्टीनेशनल टास्क फोर्स या जो भी, ऐसा कोई ये नहीं होगा कि वहां जाके कोई परमानेंटली कोई नेवल ये पावर वहां जाएगी। आई डोंट थिंक यूरोप में कोई ऐसा अपटाइट है कि वो गल्फ में अपना कोई भी इवन नेवल फोर्सेस भी डिप्लॉय करें। अमेरिका भी वहां कितने दिन होगी या नहीं होगी वो पता नहीं है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन केयरफुली करेंगे तो कहेगा। इसके मेन प्रॉब्लम इसमें जो आता है कि ईरान उसका अपना हैंड ओवर प्ले कर दे या इजराइल ने ज्यादा कुछ गड़बड़ कर दी। बिल्कुल, ये दो मेन प्रॉब्लम्स है। लेकिन इसका अमेरिका में भी, इंटरनली अमेरिका में पब्लिक में ये युद्ध के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ वो इजराइल लॉबी और नियो कंजर्वेटिव्स, नियो कॉन बोलते हैं, ये दोनों सारे के लोग इसको पुश कर रहे हैं युद्ध के लिए। अभी भी हम लोग और कुछ कर लेते तो जीत जाते, ऐसे कुछ बातें, बेकार की बातें बोल रहे हैं। ये इनका युद्ध के लिए सपोर्ट बहुत कम है पूरा दुनिया में। इजराइल है और प्रो इजरायली नियोकॉन लॉबी है। ये लोग छोड़ के दुनिया में कोई ये युद्ध के लिए और चालू करें इसके लिए कोई नहीं है। और ट्रम्प के पास ये एक सेफ्टी वॉल भी है। फ्यूचर में अगर कुछ हो गया तो इन्होंने ओपनली बोल दिया मैं सारा जेडी वैंस के ऊपर डाल देता हूँ। बिल्कुल, और इजराइल ने भी कहा है कि वो अपने हथियार खुद ही बनाएगा। उसने इस बात का भी ऐलान, वो तो हालांकि शुरू से ये कहता रहा है। भूषण दीवान सर, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। जो ये संघर्ष इतने समय से चल रहा है सर, क्या लगता है इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? क्या अमेरिका को, ईरान को, या फिर आम नागरिकों को? देखिए, ये दुनिया को भी हुआ है और इंडिया का जीडीपी ऑलरेडी एस्टिमेटेड है 0.5 से 0.75% जो है जीडीपी हमारा लॉस हो जाएगा। और अगर ये क्योंकि बाधित बीच में हुआ 11 अप्रैल को संधि हुई छोटी सी टेम्पोररी, फिर भी हॉर्मुज़ बाधित रहा। फुल फ्री तरीके से टैंकर नहीं गए, निकले नहीं। और हमारा ट्रेड भी गल्फ कंट्रीज को खाद्यान्न का और इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट इंडिया से और सब चीजें, ये ट्रेड दोनों तरफ का बाधित रहा। हमको तो ऑयल के अलावा एलपीजी, एलएनजी और हीलियम, फर्टिलाइजर सबका इफेक्ट करके, और लोग भी वहां से बिजनेस बाधित हुई है। तो जो हमारी रिपेट्रिएशन है, जो हमारे इंडियन भाई बहने काम करते हैं गल्फ में, पैसा भेजते हैं, वो भी सब मिला के तो 0.67% जो है ये हमको लॉस। अभी भी रुक जाए पूरा तरीके से, हॉर्मुज़ खुल जाए, तभी ये लॉस तो कहीं गया ही नहीं है ही है। और इसी हिसाब से वर्ल्ड को भी नुकसान हुआ है। तो ये बात, इसका ये आपकी बात का ही जवाब है। लक्ष्मी नारायण सर, ये जो काफ़ी समय से युद्ध चला, एक अलग चुनौती देखी, चाहे भारत ने हो, चाहे रूस जैसे देशों ने हो, तमाम एक चुनौती रही। सर, क्या लग रहा है जब ये संघर्ष लगातार चल रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी भी ये चल ही रहा है एक तरीके से, क्या इस संघर्ष ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के बहुत करीब पहुंचा दिया था? एक ऐसा समय आया जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे चाइना की तरफ, चाइना कभी भी अपने सो कॉल्ड अलायंस के मदद में नहीं आता है। कभी नहीं आया, चाइना पाकिस्तान को भी नहीं आया, और रशिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ईरान को बचाने का। तो दूसरी बड़े पावर्स है इसमें इन्वॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। और इस युद्ध के हिसाब के बाद जो मिडिल ईस्ट का जो ऑयल सप्लाई का उसका जो मैप है,
ये मैप थोड़ा बदलेगा। बहुत सारे देश अपने दूसरी रिसोर्सेस के ऊपर कहीं दूसरी जगह आएगा, वो सब देखने के लिए रेडी होंगे। थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। अभी वेनेजुला का भी आयल खुला है। मेरे हिसाब से 6 महीने 1 साल के पहले रशिया का भी खुल जाएगा और अमेरिका भी अपना ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी अभी जो ब्लॉकेज करने के लिए क्षमता है, वो थोड़ा ये हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज पाइपलाइन के हिसाब से मेडिटेरेनियन या ये अरब महासागर में दो होता है, अरेबियन सी में जो आने के लिए पाइपलाइन वो सब बनाएंगे। ये पूरा दुनिया को एक ऑयल मार्केट को रिस्ट्रक्चर करके छोड़ेगा ये युद्ध। उससे ज्यादा ये कोई पूरा दुनिया में ये करने का ये नहीं है। हम लोग ऑफन मिस्टेक करते हैं कि जो एक जगह कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरा दुनिया को इंटरेस्ट है। ऑयल छोड़ के ईरान के ऊपर, ईरान या रहे या ना रहे, दुनिया में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर ऑयल सप्लाई फ्री में चलता रहेगा तो पूरा दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं होगी। ईरान पूरा बर्बाद हो गए या अमेरिका पूरा बर्बाद हो, तो ये इंटरेस्ट तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नहीं है। क्योंकि एक तो था कि अगर ईरान ने कोई डर्टी बॉम्ब माने न्यूक्लियर मटेरियल लगने वाला बॉम्ब ये इजराइल के ऊपर या किसी के ऊपर डाल दिया होता तो तब थोड़ा न्यूक्लियर एक्सचेंज हो सकती थी। अभी वो नहीं है। और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज करके अपने ऊपर आप देखिए, जितना भी आप करिए, ईरान वाले इतना पागल नहीं है जैसे हमारा पाकिस्तान वाले हैं। ईरान कोई बहुत सारे लीडरशिप में ईरान के पास कुछ लोग मुहलाओं के छोड़ के बहुत सोबर है। तो मेरे हिसाब से ये कोई इतना रिस्क नहीं था, लेकिन ये वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत रिस्क था। ये कहे ऑयल का प्राइसेस इतना बढ़ जाएगा कि तो वर्ल्ड इकोनॉमी के ग्रोथ में या ट्रेड में और बहुत सारे सप्लाई चेन्स में, चाइना में या हमको भी ये सब रिस्क था। अब ये रिस्क के वजह से पूरा डाइवर्सिफिकेशन और पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या गल्फ के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, इसको कैसे, ये रिस्क को कैसे मिटिगेट करना। अगर ये होने के बाद भी दुनिया ने एक बार ये रिस्क ले लिया तो ऑयल मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग होगी। और जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिडिल ईस्ट में है वो भी थोड़ा बदलेगा। जैसे मैंने बताया, पाइपलाइंस ये सब आना चालू होगा। अब देखते हैं, मेरे हिसाब से ये इस बार फिर जंग चलने के लिए कोई चांसेस कम है। लेकिन ट्रंप को आप कोई भी चीज गारंटी नहीं बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रंप पर एकदम से भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो अपने ही बयानों से पलट जाते हैं। सर देखिए, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बात जो आती है, क्योंकि ईरान ने कहा था कि हम तो परमाणु बनाएंगे, अब ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, सर क्या लग रहा है, क्या ये उन्होंने नहीं कहा होगा जी। उन्होंने क्या बोला है कि अभी लीगली उनका जो राइट है वो बोल रहा है कि उनका लीगल राइट है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अपना यूरेनियम एनरिचमेंट करने का, वो ट्रीटी में उनके राइट है। लेकिन 3.7 या 4% रिक्वायरमेंट सिविलियन न्यूक्लियर प्रोसेस के ऊपर, उसको छोड़ के वो लोग 60% तक चले गए हैं। उसको डाउन करने के लिए, उसको फिर प्रोसेस करके उसको 3.7 सिविलियन के लिए यूज के लिए लेके आने के लिए प्रेशर है। लेकिन ईरान जो इन प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि हमारा यूरोपियन एनरिचमेंट का राइट जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर, वो राइट हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो उसके लिए वो मेरे हिसाब से पहले भी नहीं छोड़ेंगे, अभी छोड़ेंगे। थोड़ा वाया मीडिया ये कुछ लगना पड़ेगा। अभी टेक्निकल स्टार्ट चालू हो रहा है, उनका एक फ्रेमवर्क भी रेडी होगा। जैसे मैंने बताया था, जेनीवा में टेक्निकल स्टार्ट चालू हो गए। उसके ऊपर कैसे करना है, सोबरली करेंगे तो मेरे हिसाब से इसका कोई ज्यादा रिस्क नहीं होगी। वो पहले से ही बोल रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे। उनका ये है कि हमारा जो सॉवरेन राइट है कि एनरिचमेंट करने का, वो राइट हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब उन्होंने 60% तक करने के लिए उसको कोई जरूरत नहीं है। अगर वो सिविलियन के लिए करने, वो गलत है उनका।
चलिए, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। अब आगे ये देखना होगा, ये जो समझौते की बात होती है किस दिशा में ले जाती है, क्या ये स्थायी शांति रहती है, फिर या आने वाले समय में अस्थायी विराम भी लग सकता है, ये तो समय बताएगा। फिलहाल सर समय का अभाव है, आप दोनों पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़िए, आप दोनों ने मुझे समय दिया। भूषण दीवान सर, लक्ष्मी नारायण सर, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।